आपका टाइम्स ऑफ बेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी की क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वो है सौर मंडल में पृथ्वी। अब सौर मंडल में पृथ्वी को आप बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में कैसे कहा गया है और आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे ग्रहों को दिखाया गया है। अब हम पढ़ते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी जब अंधेरा होता जाता है तो आसमान में जो बिंदु चमकते हैं उनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, यानी ज़्यादा दिखाई देने लगता है। होता तो पहले से है, लेकिन सूर्यास्त पूर्ण रूप से सूर्यास्त के बाद चीज़ें और अच्छे से दिखाई देती हैं। इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ क्या होते हैं, धुंधले होते हैं। यानी कुछ चमकीले होते हैं, कुछ में इतनी शाइनिंग नहीं होती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से क्या होती है, अन्य से अलग होती है। यानी कुछ अलग तरीके से भी इसमें चमकते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। आपको पता है कि मून जो होता है वो डेली निकलता है, तो जब सूर्यास्त के बाद आप आकाश में चंद्रमा को भी देख सकते हैं, देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार के होते जाते हैं। आप देखेंगे चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता रहता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए या किसी नोट कॉपी पे नोट कर लीजिए। आप पूर्ण चंद्र ग्रहण को लगभग एक महीने में एक बार क्या करते हैं, देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात कौन सी होती है, पूर्णिमा होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। 15 दिन बाद आ रहा है, 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि क्या होती है, अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है, ऐसी रात में यदि आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा व इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? ऐसा आश्चर्य तो होता है, क्यों नहीं देख सकते? वाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। रात में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश रहता है वो बहुत अधिक होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड है। इसको आप अंडरलाइन कीजिए, खगोलीय पिंड। खगोल में है तो खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। आकार में बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इसको भी लाइन कीजिए और याद कीजिए, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी क्या होती है, ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इस सब चीज़ों को आप एक जगह लिखते जाइए। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिखाया गया है ध्रुव तारा
यहाँ पर देखिए पश्चिम दिशा लिखा है, उत्तर दिशा, उसके बाद ध्रुव तारा। और अब हम इसको रीड करेंगे। तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोगों को क्या करते हैं, ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं। उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते क्योंकि ये बहुत दूर है तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो अपनी दूरी के कारण बहुत अधिक छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर वह सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रही हवाई जहाज़ आप देखिए कितनी छोटी दिखाई देती है। वास्तव में वो बड़ी होती है लेकिन वो हमसे दूर होती है, इसलिए क्या है, वो हमको छोटी दिखाई देती है। इसी तरह तारे भी हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो क्या है, छोटी दिखाई देते हैं। उनका प्रकाश भी हम तक कम पहुंचता है, उतना नहीं पहुंचता। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो विभिन्न आकृतियाँ बनती हैं रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। और ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए और कई बार इसको याद कीजिए। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यहाँ पे देखिए सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि किसका भाग है? तो सप्तऋषि जो है वो अर्सा मेजर का भाग है, जो ऊपर आपने पढ़ा अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडल को दिखाए। अब इस चित्र को भी आप देखते रहिए साथ में। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। यानी जब वो रास्ता भटक जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता कि कौन सी दिशा है, तो वो प्राचीन समय में कैसे करते थे? लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। जो उत्तरी तारा होता है वो उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ध्रुव तारा यानी किस दिशा में निकलता है? तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में निकलता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यानी सप्तऋषि की सहायता से हम किसको जान सकते हैं? ध्रुव तारे को जान सकते हैं। चित्र 1 में आप देखेंगे, ठीक है। आप चित्र 1 में देखिए सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। यहाँ देखिए तो ये ध्रुव तारा आपको क्लियर होगा। ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उसके बाद आप देख पाएंगे तारों को आपस में मिलाती है। यहाँ प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण कर सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, ठीक है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचने की बात की गई है। यहाँ पर देखेंगे सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह तारों की यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, यदि एक सीधी रेखा बनाई गई तो ये ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। फिर हम देखते हैं आगे।
कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तारों के प्रकाश से भी बहुत चीज़ें तारों के प्रकाश से भी प्रकाशित होती हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, यानी ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता या तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी ग्रह क्या है? तो चारों ओर घूमता रहता है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक क्या है? ग्रह है, प्लैनेट है। फिर आगे देखते हैं, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा पृथ्वी किससे प्राप्त करती है? तो पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। आगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिखाया गया ये सूर्य है, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून इस चित्र में दिखाया गया है। सूर्य के सबसे करीब बुध है और सबसे दूर कौन सा ग्रह है, कौन सा प्लैनेट है? तो नेपच्यून है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी पृथ्वी एक ग्रह है और उसका सहचर कौन है? उसका उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें कुछ के पास अपने चंद्रमा यानी अपने उपग्रह भी हैं। पृथ्वी यानी जो ग्रह है उसके पास कोई प्रकाश नहीं है। वो अपना प्रकाश किससे प्राप्त कर रही है? वह अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त कर रही है। सौर मंडल को यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंडों से मिलकर सौर मंडल का निर्माण हुआ है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। और इसका मुखिया कौन है? तो इसका मुखिया सूर्य है। सूर्य 8 ग्रह से, उपग्रह से और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर क्या है? बना हुआ है। सूर्य में अब देखेंगे, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे क्या है? बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना करोड़ किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आगे हम ग्रह को देखेंगे। ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अब कौन कौन से? सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक बुध और सबसे दूर नेपच्यून है। तो बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद रखने का आसान तरीका यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया गया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ही आसानी से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि,
यूरेनस नेपच्यून याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कई बार प्रैक्टिस करने की बातें होती हैं। यहाँ पर फिर देखेंगे सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यानी सभी ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाती है, यानी कि जिस रास्ते पर वो चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाती है, वो कक्षा कहलाती है। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको कितना दिन लगता है, तो बुध को 88 डेज लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है, शुक्र को यानी वेनस को, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग क्या है, पृथ्वी के ही समान है, इसीलिए उसको जुड़वा ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु आप इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, वह ग्रह की श्रेणी में नहीं आएंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम पृथ्वी को देखेंगे। पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं, जिस ग्रह पे, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह कैसा है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को क्या कहते हैं, भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार, भू-आभ। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल किस ग्रह पर है, तो पृथ्वी अर्थ पर पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद होती है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है, तो अंतरिक्ष से, इसको आप अंडरलाइन करके याद कर लीजिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी रहती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, आप अच्छे से याद कर लीजिए इस लाइन को, कि इस जो सतह है पानी से ढकी रहती है और अंतरिक्ष से देखने पर ये पृथ्वी जो होती है नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आगे चंद्रमा को देखिए। हमारी पृथ्वी चंद्रमा के पास एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग कितने किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, इसको याद करिए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, याद करिए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगभग इतने ही समय में पूरा करता है, यानी अपने भी जो घूमता है तो अपने अक्ष पर एक चक्कर इतने ही समय में लगभग पूरा करता है, और पृथ्वी के चारों जो घूमता है उसको भी 27 दिन में पूरा करता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे देखते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब आप स्टडी करेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह यहाँ पर चित्र में भी दिया गया कैसा है, तो तारों, ग्रहों
एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इनका स्थान कहाँ है, तो मंगल और जो बृहस्पति की जो कक्षा है उनके बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कीजिए। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। अब उल्का पिंड क्या होती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये किसके टुकड़े होते हैं, तो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वही हैं उल्का पिंड। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इसी प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर क्या होंगे, जल जाएंगे। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढा बन जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा होगा? कभी कभी आप आसमान में देखिए तो ऐसी पट्टी सी स्थिति बनती है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी क्या है, यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है, यानी आकाशगंगा में सौरमंडल है तो हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। अब ये सोचिए, इसकी कल्पना क्या की गई थी, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश जो है हमारी स्काई है वे प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम क्या पड़ गया, आकाश गंगा, यानी आकाश में बहने वाली गंगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ब्रह्मांड यूनिवर्स बनाती हैं। यानी कि हमारे आकाश में बहुत सी आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? क्या आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है? हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे है का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए जिसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? इस चित्र को आप अच्छे से देखिएगा और पूरे चैप्टर को समझिएगा। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह दिखाया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, जीवों एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। और भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसको कैसे भेजते हैं, तो इसको रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है।
अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनको आप देखिए। इनसेट, IRS, एड्यूसेट इत्यादि, इस सब का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। रोचक तथ्य क्या है? नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। आप इसको ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में हमारे। यहाँ पर क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं के से लिए गए शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए जो जियोग्राफी है एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी का विवरण यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी या ग्राफिया एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना, यानी जी का मतलब पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जानकारी लिए। जियोलॉजी भी होता है जो पृथ्वी का अध्ययन करती है। इसको अच्छे से आप इस पिक्चर को बहुत ही अच्छे से देखिए। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, मैट्रिक पृथ्वी का मापन, आइडियाज पृथ्वी के आकार के अनुरूप। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। यहाँ देखिए कुछ रोचक तथ्य, इसको आप जरूर स्टडी कीजिए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। किसके चारों ओर छल्ले हैं? तो बृहस्पति के, शनि तथा यूरेनस के। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं और पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आप इस तरह इसको पढ़ के समझ सकते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी। आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लाएंगे जिससे कि जो हमने समझा है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जो हम फैक्ट हैं उनको काफ़ी दिनों तक याद कर सकें या हमेशा के लिए याद और समझ सकें। समझ हम चुके हैं लेकिन हमने कितना समझा है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।